सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका पाठ 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कक्षा 10वीं विज्ञान को पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका पाठ जो है बड़ी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके अंदर जो है आप देखोगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो 3 रूपों में हम देखते हैं: तत्व, मिश्रण एवं यौगिक। तो सबसे पहले बात करें तो तत्व क्या होते हैं? वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं उनको तत्व कहा जाता है। जैसे कोई भी धातु, अधातु या उपधातु, सोडियम, सोना, मैग्नीशियम, ये सब जो है तत्व के उदाहरण हैं। अभी तक लगभग 118 तत्वों का जो है खोज की जा चुकी है या प्रयोगशाला में बनाया जा चुका है और ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन 10वीं के हिसाब से हमें प्रथम 20 तत्वों का ही ज्ञान होना चाहिए। तो इनके प्रतीक, इनका जो है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको जो भी प्रश्न आता है उसमें दी होती है। हाँ, परमाणु संख्या और इनके प्रतीक जरूर आपको याद करने हैं, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस पार्ट के अंदर हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उनका एक जो है ये फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है सारणी बनाई गई है। सबसे पहले जो तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रारंभिक प्रयास था वो 2 वैज्ञानिकों ने किया था। एक डॉबनेर थे, एक न्यूलैंड्स थे। तो डॉबनेर ने जो किया था उसको डॉबनेर त्रिक के नाम से जाना जाता है और न्यूलैंड्स को अष्टक के सिद्धांत से। फिर उसके बाद जो है मेंडलीफ आए, जिन्होंने जो है इन वैज्ञानिकों की जो गलतियां थी उनको सुधारना और आगे के तत्वों को जो है वर्गीकृत करने में मदद करना किया। तो उन्होंने उनके अभिलाक्षणिक गुण धर्म, उनकी खूबियां और कमियों के बारे में जो है हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चलन हुआ और इसके अंदर जो है हमें कुछ नए शब्दों के बारे में पता चलेगा। आवर्त क्या कहते हैं, समूह क्या होता है, तत्वों की स्थिति क्या होती है, बाह्यतः कक्ष क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। उसके बाद जो है अगर किसी आवर्त में हम जाते हैं बाएं से दाएं तो परमाणु साइज को क्या होगा, संयोजकता को क्या होगा, धात्विक ऐद्धातिक गुण को क्या होगा, या अगर हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे जो आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले प्रश्न आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता का कारण सबसे बड़ा ये है कि कोई भी चीज़ अगर बिखरी होती है तो उसको समझना मुश्किल है। तो इसलिए तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु जो है उनको वर्गीकृत करना जरूरी था। और इसमें जो है सबसे पहला जो अहम भूमिका निभाई वो थे डॉबनेर। डॉबनेर ने क्या किया था कि उस टाइम जितने भी तत्व पता थे उनमें से उन्होंने 3-3 के समूह में उनको जो है उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया। और इन 3 समूह में जो तत्व थे उनमें ये कहा गया त्रिक के अंदर कि जो मध्य तत्व का परमाणु भार है वह उन दोनों तत्वों के परमाणु भार का मध्य होगा, मतलब एवरेज होगा। उदाहरण में अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 3 तत्व परमाणु भार के हिसाब से लगाए गए हैं। अगर हम प्रथम और तृतीय को जोड़ दें तो हमें लगभग जो है आपका स्ट्रोंशियम का परमाणु भार मिल जाएगा। लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि 87.6 नहीं मिलेगा, 88.7 के आसपास आपको इसका परमाणु भार मिलेगा, लेकिन फिर भी वो आसपास था। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थी। सबसे बड़ी सीमा क्या थी कि उस टाइम के जितने भी तत्व पता थे उनमें से वो सिर्फ केवल 3 ही त्रिक बना पाए। 3 त्रिक मतलब 3-3 के हिसाब से 9 तत्वों को ही वो जो है अरेंज कर पाए इस रूल के हिसाब से: लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके अलावा जो है वो बाकियों को नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ी उनकी सीमा थी या खामी थी। उसके बाद जो है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया। अष्टक सिद्धांत का मतलब प्रथम और 8वां तत्व एक दूसरे के गुणों में एक समान होते हैं, इसलिए पहले के नीचे 8वें को रखा गया है। और 7 जो है उसमें समूह बनाए गए जो कि आपके संगीत के हिसाब से सारे गामा जो 7 सुर होते हैं उसको ध्यान में रखकर। तो यहाँ पे आप देखोगे लिथियम और सोडियम धातु के गुण जो हैं एक समान है, इसलिए लिथियम सोडियम के नीचे आ गया। लेकिन इनकी जो कुछ सीमाएं थी उनमें आप देखोगे कि सबसे पहला जो है ये धातु कैल्शियम तक ही लागू होता था, मतलब जितने भी आपकी हल्की धातुएं थी वहीं तक हम जो है न्यूलैंड अष्टक के सिद्धांत को मान पा रहे थे, बाकी आगे ये नहीं मेल खा रहा था।
नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। अगर कोई नया तत्व खोजा भी जाता है तो उसके जो गुण हैं इस सारणी में मेल नहीं खा रहे थे, उनको रखने में दिक्कत आ रही थी। सारणी में तत्वों की समाजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा बल्कि असमान तत्वों के गुणों को भी समानता नहीं थी। तो यहाँ पर जो है अपना सारणी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने ही रूल को जो है सही से फॉलो नहीं किया। उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया क्योंकि इनके गुण एक जैसे हैं, और जब इस चीज़ का प्रश्न किया गया तो वो बता भी नहीं पाए कि ऐसा क्यों है। तो अष्टक के नियम में क्या होता है कि अगर हम देखो, आप लिथियम को जो है पहला तत्व मान ले, तो इससे जब गिन के चलेंगे तो सोडियम हमारा 8वां होगा, जो बिल्कुल इसके नीचे आया। तो इसमें बढ़ते क्रम में जब हम व्यवस्थित ढंग से इनको परमाणु भार के हिसाब से रखते हैं तो प्रत्येक 8वां तत्व गुण पहले तत्व के समान आ जाता है। इसी तरह से अगर हम बेरियम को पहला माने तो मैग्नीशियम हमारा 8वां है, बोरोन को पहला माने तो एल्यूमिनियम हमारा 8वां है। तो इस तरह से हर 8वां जो है उसके समान है तो वो उसके नीचे आएगा। लेकिन इसमें जो है इसकी सीमाएं ज़रूर आपको याद रखनी है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर वो इसकी सीमाओं के ऊपर ही आते हैं। उसके बाद आए मेंडलीफ, जिन्होंने जो है न्यूलैंड्स की कुछ गलतियों को ठीक करने की कोशिश की। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसके अंदर भी जो है परमाणु भार को ही जो है महत्व दिया गया, लेकिन साथ में उनके रासायनिक और भौतिक गुण जो है ये कहे गए कि परमाणु भार के आवर्त फलन है। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आएगा। तो इसमें जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के रासायनिक गुणों पर आधारित थी। यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें करी थी। हर तत्व को जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो के साथ जो है अभिक्रिया करा के देखा था, और इनसे जो बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड है उनका जो एक जर्नल फार्मूला तैयार किया और उसके हिसाब से इनको समूह और आवर्त में रखा गया था। तो इसमें जो है इससे लिए इनका जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ये काफ़ी हद तक सही भी थी। कुछ कमियों को छोड़ दें तो जो हम देखेंगे तो इन्होंने 8 जो है स्तंभ बनाए जिनको कि समूह कहा जाता है, और 6 क्षैतिज पंक्ति जिनको कि आवर्त कहते हैं। इस तरह से इन्होंने अपना जो है टेबल बनाया। एक इनकी जो उपलब्धियां थी, वो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने कहीं पर भी जो है, जैसे कि न्यूलैंड्स ने गलती कर दी थी कि अपनी आवर्त सारणी को सिद्ध करने के लिए कोबाल्ट और निकल को साथ रख दिया था, इन्होंने ऐसा नहीं किया। जहाँ पर जो तत्व सही नहीं फिट हो रहा वो जगह उन्होंने खाली छोड़ दी कि आने वाले समय में कोई नई चीज़ खोजी जाएगी जो यहाँ पर आएगी। तो इसी तरह से उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में 3 जगह खाली छोड़ी थी, जो बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से 3 धातुओं की खोज हुई। उसके बाद में आप देखोगे कि इन्होंने जो है समान गुण धन वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया था, एक के नीचे एक जो है वो आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो है रासायनिक गुणधर्म पर आधारित अपनी सारणी बनाई थी। अगर पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना हम जो है अक्रिय गैसों के लिए भी समूह में रखा जा सकता था, क्योंकि इन्होंने जो है 8 समूह बनाए थे। अक्रिय गैसें बाद में जो है पता लगी थी, तो उनको रखने के लिए जो है एक नोवा समूह बनाकर उनको आसानी से रखा जा सकता था बिना जो है इसमें परिवर्तन किए। लेकिन कुछ गलतियां इनसे भी हुई। इन्होंने ये नहीं बताया कि समस्थानिकों को कहाँ रखा जाएगा। समस्थानिक क्या होते हैं? वह तत्व जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या एक जैसी होती है। अब जैसे अगर हम उदाहरण के लिए लें, क्लोरीन जो है 2 रूपों में पाया जाता है, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। अब अगर हम इनके नियम के अनुसार जाएं तो क्लोरीन जो है 35वें नंबर पर और 37वें नंबर पर क्या दोनों जगह रखा जाएगा? अगर नहीं रखा जाएगा तो फिर इनका रूल काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से और भी तत्व हैं जो समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, वो भी 3 समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेनियम। तो इन सब समस्थानिकों को कहाँ रखा जाए ये सब वो नहीं बता पाए। दूसरा जो है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपका जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उनके जैसे भी अभिक्रिया कर सकता है, और वो जो है प्रथम ग्रुप के ऊपर जो रखा गया, तो क्यों रखा गया उनको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर क्यों नहीं रखा गया, इस चीज़ का भी उत्तर उनके पास नहीं था। और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम भी नहीं रखा गया, तो इन्होंने भी वही गलती करी। इन्होंने कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया, जबकि अगर परमाणु भार के देखें तो निकल का परमाणु भार कोबाल्ट से कम होता है। तो ये 3 सीमाएं थी जिनका उत्तर इनके पास नहीं था। आप टेबल में भी देख सकते हो। सबसे पहले अगर रासायनिक गुण जो गुणधर्म इन्होंने लिए थे, आप देखो जो भी तत्व है वो अगर प्रथम ग्रुप से है तो वो जो है ऑक्साइड के अंदर R2O, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लिथियम का उदाहरण लें तो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा लिथियम ऑक्साइड Li2,
H2O, सोडियम करेगा तो Na2O, पोटेशियम करेगा तो K2O। तो इस तरह से जो है उन्होंने बनाया। हाइड्राइड के साथ करेगा तो LiH NaH ये बनाएगा। इसी तरह से दूसरे ग्रुप के अंदर बेरिलियम की बात करें तो BeO बन जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें तो MgO, कैल्शियम की CaO। तो ये बाद में जो है हम आज के समय में जब परमाणु संख्या के हिसाब से भी अगर इनको देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सही था। तो इनकी आवर्त सारणी काफ़ी हद तक सही थी। एक गलती इन्होंने क्या करी थी, ये वह इन्होंने कोबाल्ट और निकल को जो है अलग अलग कर दिया। निकल को पहले आना चाहिए था क्योंकि 58.71 है और 58.93, तो इसका भी उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि इनको क्यों रखा गया। लेकिन अगर रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये सही था, लेकिन अगर उनके जो है प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत था। और हाइड्रोजन को यहाँ प्रथम ग्रुप में क्यों रखा गया, जबकि हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी आ सकता था। तो ये 3 कमियां जो थी जिसकी वजह से इनके आवर्त सारणी को निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद हमारी आई आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी आने से पहले तक जो है हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमने परमाणु संख्या को जो है अधिक आधारभूत गुणधर्म मान लिया। परमाणु संख्या क्या होती है, तत्वों में गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये आपका नया नियम आ गया आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से। इसमें जो है आप देखोगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके अंदर जो हम बाएं से दाएं जाएंगे तो 18 ग्रुप बनाए गए हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे तो जो है 7 जो है आवर्त या पीरियड बनाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसमें कि 18 ग्रुप और 7 पीरियड। लेकिन क्योंकि आपको कैल्शियम तक याद रखना है और कैल्शियम जो है हमारे चौथे आवर्त के अंदर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ये 10 जो है ये आपके भारी जो है धातु है, इनको हमें याद नहीं करना है। आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये S ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, पहला और दूसरा ग्रुप। ये 10 जो बीच में है इनको D ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जो है आपका P ब्लॉक एलिमेंट है, 6 ग्रुप। और नीचे जो दिए गए हैं 2, ये F ब्लॉक एलिमेंट है। तो SPDF जो है आप बड़ी क्लासेस में इनको पढ़ोगे, अभी इतना ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, जो कि मेंडलीफ के आवर्तों सारणी को के दोषों को कैसे पूरा ख़त्म कर रही है या दूर कर रही है, तो सबसे पहले समस्थानिकों की स्थिति की बात करें तो हम उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसके ऊपर आधारित है, परमाणु संख्या पे। तो ये पाया गया कि जो कोबाल्ट है उसकी परमाणु संख्या निकल से जो है पहले ही है, तो इस कारण से कोबाल्ट पहले आएगा, निकल बाद में आएगा। और समस्थानिकों के अंदर जो है क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होती है। तो बराबर होने के कारण जैसे क्लोरीन की बात थी, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, दोनों का जो परमाणु संख्या है वो 17 होती है, तो वो एक ही जगह पे रखे जाएंगे। तो समस्थानिकों को सिर्फ एक ही जगह मिलेगी जो है आपके आवर्त सारणी के अंदर, ना कि अलग अलग जगह के ऊपर। उसके बाद कोबाल्ट निकल के मैंने जैसे भी आपको बताया था कि 27 और 28 अपने आप ही परमाणु संख्या में अंतर आ गया, तो उसकी वो गलती भी दूर हो गई। तीसरा जो परमाणु संख्या हाइड्रोजन की बात थी, हाइड्रोजन जो है ये निश्चित किया गया कि हाइड्रोजन को प्रथम ग्रुप के ऊपर रखा जाएगा, लेकिन उसको प्रथम ग्रुप में गिना नहीं जाएगा। और हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई भी अन्य तत्व नहीं आएगा। इसलिए अगर जो सही सारणी होती है उसमें आप ध्यान से देखोगे तो कभी भी हाइड्रोजन को पहले ग्रुप के साथ जोड़ा हुआ नहीं दिखाते हैं, उसको अलग से दिखाते हैं। आप कलर में भी देख सकते हैं, इसको अलग से दिखाया गया है। तो उसके पीछे कारण यही है, एक तो ये अधातु है, दूसरा जो है इसको प्रथम ग्रुप के सिर्फ ऊपर इसलिए रखा गया है कि इनको हम जो इसमें गिन नहीं रहे हैं, प्रथम ग्रुप हमारा लिथियम से ही शुरू होगा। तो इस तरह से जो 3 सीमाएं जो आपके मेंडलीफ की थी वो आधुनिक आवर्त सारणी ने दूर कर दी, और हम अब जो है आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते हैं। तो इसमें जो परमाणु संख्या की बात थी, परमाणु संख्या असल में होती क्या है, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु संख्या कहलाती है। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो केंद्र होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी चक्कर लगा रहे हैं। तो हम परमाणु संख्या जब भी बताते हैं तो इस केंद्र के अंदर जितने प्रोटॉन हैं वो संख्या हमारी परमाणु संख्या होती है। और अगर हम P+N कर दें परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन को प्लस कर दें तो वो परमाणु बाहर बन जाता है हमारा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक उसमें तत्व में बराबर होती है, बशर्ते वो अपने आवेशों में परिवर्तित नहीं हुआ हो। अब इसके अंदर आगे हम देखते हैं समूह में नीचे जाने पर जो कोश हैं अलग अलग वो कैसे भरे जाते हैं। तो जो कोशों की संख्या है वो किस पर निर्भर करेगी, एक रूल आएगा आपका जिसको कि 2n² रूल कहा जाता है। तो उस रूल के
हिसाब से जो है ये संख्या भरी जाती है। आप देखोगे कि अलग अलग कोशों को नाम जो है इंग्लिश के अक्षरों के नाम से दिया गया है, KLMN या प्रथम द्वितीय तृतीय च। ये जो है हमारे परमाणुओं के अंदर जो है n की वैल्यू ले रहे हैं हम, कि प्रथम कक्ष में कितने आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, चौथे में। तो अगर हम n के ऊपर जो है ये वैल्यू लिख रहे हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हो ये यहाँ पे 2 आएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, 2, 8, 18, 32। तो यहाँ पर जो है ये 2n² रूल जो है इसमें बहुत काम आता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बच्चों को। इसमें असल में क्या होता है कि जब हम 2n² रूल पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इसमें आप देखोगे कि हम सोडियम की जब बात करें तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11। तो हम जब इसको कक्ष में लिख रहे हैं 2, 8, 1, ठीक है। सिल्वर की जो है हम लिख रहे हैं 2, 8, 18। लेकिन क्योंकि आपको कैल्शियम तक याद करना है तो पोटेशियम, और जब कैल्शियम की बारी आती है तो पोटेशियम का 19 है, कैल्शियम का 20 है। हम लिख रहे हैं 2, 8, 8, 1, और यहाँ पे लिखते हैं हम 2, 8, 8, 2। कहने का मतलब क्या है कि जब हम तीसरे कक्ष के अंदर 18 तक भर सकते हैं तो हमने पहले 8 भरने के बाद 1 और 2 पे क्यों गए? उसका कारण अगर आपको ध्यान हो तो पीछे मैंने आपको बताया था कि हम SPDF ये अलग अलग तरह से हमने जो है तत्वों को वर्गीकृत कर रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो S के अंदर 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। तो जब हम पोटेशियम और कैल्शियम पे पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे पहला तो 2 हो गए, ठीक है, दूसरे में हमने 8 भर दिए। तीसरा क्या होता है कि जब हम उसमें डी ब्लॉक में जाते हैं तो 4th शेल चला जाता है हमारा, चौथे कक्ष में हम पहुंच गए। तो चौथे कक्ष में पहले 4s2 पूरा भरेगा, फिर उसके बाद जो है हम इसमें डी वाले में आएंगे 3D के अंदर। तो ये 3D में पूरे 10 भरने से पहले हम 4s2 को पूरा फिल करते हैं, इस कारण से ये 281 इसमें जो है आ जाता है। अब इसके अंदर जो है अगला अगर हम बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति की बात करें तो संयोजकता जो है इसके अंदर संयोजकता को क्या होता है, तो सबसे पहले हमें समझना है संयोजकता होती क्या है। किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में, जैसे कि हमने अभी पीछे सोडियम देखा था कि उसके 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 8, 1, तो बाहरी कक्ष में कितने हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं वो अगर वो किसी को दे रहा है या किसी से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। कहने का मतलब है अगर सोडियम ने ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसकी संयोजकता होगी +1, धनायन बनाया इसने। इसी तरह क्लोरीन है, उसके अंदर 17 होते हैं, तो उसने जो है 2, 8, 7 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसी से अगर लिया तो इसको हम -1 लिखेंगे, इसकी संयोजकता -1 होगी। तो संयोजकता क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर देने या लेने या साझा करने की जो होती है वो उसको संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्ष में पाए गए इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर किसी तत्व के बाहर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो उनकी संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। लेकिन अगर किसी तत्व के बाहरी कक्ष में जो है संयोजकता -3, -2, -1 है तो उनके जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग होंगे और संयोजकता अलग होगी। जैसे कि आप देख सकते हो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के अंदर फॉस्फोरस में 3 है तो -3 इनकी संयोजकता हो गई और संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गए 5, -2 इनकी संयोजकता हो गई और संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर भी 6, -1 इसकी संयोजकता हो गई और संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गए 7। और आर्गन के अंदर संयोजकता 0 है लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन है 8, क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं तो वो उसके जो है संयोजकता कहलाती है। तो अगर हम किसी भी आवर्त की बात करें तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है या संयोजकता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन संयोजकता जो है पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो आप देख सकते हो पहले 1, 2, 3 फिर 4 तक गए, फिर 3, 2, 1। तो ये आपको लिखना है कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। और समूह के अंदर जो है ये बराबर रहती है। किसी भी समूह में बात करें तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजकता जो है बराबर रहती है। अगला देखते हैं परमाणु साइज़। परमाणु साइज़ की अगर हम बात करें
तो परमाणु साइज़ क्या होता है, केंद्रक से सबसे बाह्य जो कक्ष है उसके बीच की जो दूरी है वो परमाणु साइज़ होती है, और इसको पिकोमीटर जो है इसमें नापा जाता है। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु साइज़ जो है, त्रिज्या जो है घटती है। कहने का मतलब है कि जब आवर्त में हम यहाँ से सोडियम से क्लोरीन की तरफ आए तो ये घटेगी। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे हम जाएंगे तो किसी भी आवर्त के अंदर, आवर्त जितना नंबर का आवर्त होता है उतने ही उसमें कक्ष भी होते हैं। तीसरा आवर्त है तो इसमें 3 कक्ष होंगे, K L M। दूसरा आवर्त है तो 2 कक्ष होंगे। तो इसके अंदर जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, परमाणु संख्या बढ़ रही है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। अब प्रोटॉन जो है आपके एक ही जगह केंद्रित हैं सारे, तो उस कारण से क्या होगा कि जो नाभिकीय आवेश है वो उसमें वृद्धि हो रही है, और नाभिकीय आवेश जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है। तो जो नाभिकीय आवेश के कारण, वृद्धि के कारण जो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो अधिक लगेगा, जिससे जो है ये बाह्य कक्ष को अंदर की तरफ खींच लेगा, और जिससे जो है इनकी परमाणु त्रिज्या जो है कम हो जाती है। इस कारण से बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो है इसका परमाणु साइज़ जो है वो कम होता है। लेकिन समूह के अंदर अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। समूह के अंदर भी जो है परमाणु संख्या बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ में कक्ष की भी वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब है कि अगर आप पहले से दूसरे में जाओगे, फिर तीसरे में जाओगे, फिर चौथे में जाओगे, तो पहले में K था, फिर KL आ गया, फिर KLM आ गया, और फिर KLMN आ गया। कहने का मतलब है कि हर बार एक कक्ष बढ़ता जा रहा है। तो उस कारण से जो है नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, लेकिन कक्षों की वृद्धि होने के कारण जो है बाहरी जो कोश है उसके ऊपर जो आवेश लगना चाहिए उतना लग नहीं पाता। तो इसलिए जो है जब आप समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो है परमाणु साइज बढ़ता है। अगला देखते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ क्या होता है कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। तो ये हमने देखा है कि धातुओं के अंदर होता है, इसलिए इसको धात्विक गुण कहा गया है। धातुएं आवर्त सारणी में अगर हम देखें तो वो आपके जितनी भी धातुएं हैं वो बाईं तरफ है, और जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण जो है कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। और समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि जो है नाभिक आवेश जो है वो कम हो रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो जितने भी रेड कलर में दिखाए हैं, लाल रंग में दिखाए हैं, वो सारी धातुएं हैं। नीले रंग में जो दिखाए हैं वो अधातुएं हैं, और जो पीले रंग में दिखाई हैं वो उपधातुएं हैं। उपधातुएं क्या होती हैं, जिनके अंदर दोनों तरह के गुण होते हैं, धातु और अधातु की तरह वो काम कर सकती हैं। तो धात्विक गुण क्या होता है, जब समूह में नीचे की तरफ आएंगे तो वो बढ़ता है, और जब हम आवर्त में जाएंगे तो वो घटता है, क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं वो सारी हमारी बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ जाएंगे तो वो, और इसके अंदर जो है नाभिकीय आवेश जो है नीचे की तरफ जो है घट रहा है, वो भी एक कारण है। उसके बाद हम देखते हैं कि अधात्विक गुणधर्म। इसके अंदर जो है जितनी भी ऋणात्मक अधातु, मतलब जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने जो है उसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ग्रहण किया है, उनको हम कहते हैं अधात्विक। आवर्त सरणी में दाईं तरफ पाई जाती है। नीले रंग में अभी हमने देखा था, बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ेगा, और उसके अंदर कारण क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। उसके बाद ऊपर से नीचे जाने पर ये कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपनाने की क्षमता की बजाय देने की क्षमता बढ़ती है इस कारण से। तो इसलिए जो है ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। धातु ऑक्साइड जो भी होते हैं वो प्रवृत्ति के अंदर हमेशा जो है क्षारीय होते हैं, और अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। ये एक चार्ट है जिसके अंदर जो है हमने सभी गुणों को, आवर्त में परिवर्तन क्या हो रहा है, कारण क्या है, समूह में परिवर्तन क्या है और कारण क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा चार्ट है, आपको इसको याद करना है, और इसके आधार पे आप जो है किसी भी जो है धात्विक गुण, परमाणु साइज, अधात्विक गुण, इन सब को बता सकते हैं कि आवर्त और समूह में क्या परिवर्तन हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो ये आपका जो है बहुत ही अच्छी सपोर्ट मटेरियल में दिया गया था, वहाँ से लिया है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद, और इसको जो है वीडियो को बार बार देखें, ये आने वाली वर्कशीट्स में भी आपको हेल्प करेगा और पूरा पाठ समझने में भी हेल्प करेगा। धन्यवाद।